Hello everyone, and today we are going to discuss about the second topic of the chapter, the rise of nationalism in Europe. तो सबसे पहले हम बात तो कर रहे हैं the rise of nationalism in Europe, but nationalism है क्या? So that I want to introduce you today in this video that what is nationalism. So you will see here what is written on my screen. The nationalism is a feeling of belongingness and loyalty that causes people think of themselves as a nation. अब देखो इंडिया का जब भी मैच होता है that at that time you feel you as a nation ना, so that is the feeling of the belongingness that these people belong to us, and that is the feeling of loyalty that we show towards our team at that time. So that we can say कि ये जो feeling है belongingness की, loyalty की, इसी को हम nationalism कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको एज अ होल एज अ पीपल हम कंसीडर करते हैं. अब ऐसी ही बेसिकली हम बोलेंगे कि फीलिंग्स हैं जो नेशनलिज्म की वो डेवलप हुई एज वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन सोसाइटी इन दिस चैप्टर. तो आप देखोगे कि 19th और 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स बना जिसने क्या किया, कभी कहीं किसी प्लेसेस पर तो आप देखोगे कि एक नेशन से बहुत सारी कंट्रीज फॉर्म हुई, और कहीं पर आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्री से एक नेशन, बहुत सारे सेपरेट बेसिकली प्लेसेस से एक नेशन क्रिएट हुआ. And examples you can see on my screen. As you can see here, one nation from many separate countries. The examples are Italy and Germany. और जहां पर एक बेसिकली एरिया और एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज में ब्रेक हुई, दैट इज ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की. सो दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. आपको पता ही होगा कि आप जब भी नेशनल एंथम सुनते हो या फिर आप अपना नेशनल फ्लैग देखते हो तो आपको फीलिंग आती है नेशनलिज्म की कि हाँ ये हमारी कंट्री का फ्लैग है, ये हमारी कंट्री का नेशनल एंथम है. So that is the feeling of the loyalty towards your nation, and that is the feeling of belongingness. अगर आप अपने आसपास के लोगों को भी देखोगे तो वही सेम फीलिंग उनके अंदर भी होगी. So that is the thing कि हम सब लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, and that feeling of loyalty is the feeling of nationalism. So let's see कि यूरोप में क्या हो रहा था और ये नेशनलिज्म कैसे एक वेपन की तरह काम किया यूरोप के लोगों के लिए. So look here. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वो तो ठीक है कि नेशनलिज्म ने एक वेपन की तरह काम किया, फीलिंग ने एक वेपन की तरह काम किया पूरे यूरोप में. दैट वी विल डिस्कस इन दिस होल चैप्टर कि कैसे. लेकिन यूरोपियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो क्या डिवीजन था यूरोपियन सोसाइटी का उस टाइम पर. आपने ऑलरेडी 9th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए कि आपके टीचर्स ने भी आपको बोला होगा जब आप वो चैप्टर कर रहे होगे फ्रेंच रेवोल्यूशन कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी आपके ये काम आने वाला है. सो लुक हियर, अगर आप देखोगे, आई होप दैट ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस. तो आपकी जो यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड थी वो 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी. एक थी आपकी अपर क्लासेस, एंड द सेकेंड वन जिसमें हम अपर क्लासेस में रख सकते हैं आपके क्लर्जीज को, आपके बेसिकली नोबिलिटी को, और फिर आपके लोअर क्लासेस में थे आपके पीजेंट्री ग्रुप, आर्टिशंस एंड द बिजनेस पर्सन्स एंड ऑल. सो दे वर द पार्ट ऑफ द लोअर क्लासेस. सो लाइक दिस द यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड. आप देखोगे भी यहाँ पर द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, जिनके पास में लैंड्स हुआ करती थी ज्यादा. दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन 9th क्लास कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस हुआ करती थी जिनको हम नोबिलिटी बोला करते थे, उनके पास में बड़े लैंड एरियाज हुआ करते थे, and the feudal system was that was followed in the European society. उसके अलावा they had common interest in lifestyle. लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो काफी अच्छा लाइफस्टाइल होता था इन लोगों का. कॉमन इंटरेस्ट हुआ करता था. वो क्या हुआ करता था कि अपना एक्सपेंशन करना, अपने प्रॉफिट्स को गेन करना, और बेसिकली जो भी लोअर क्लासेस हुआ करती थी उनसे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना. ओन्ड लार्ज कंट्री एस्टेट्स इन टाउन होम्स, जिसको आपका मिनरल एस्टेट्स बोला जाता था. तो वही इनके कंट्री स्टेट्स हुआ करते थे, बड़े लैंड एरियाज हुआ करते थे एज यू नो. तो उन्हीं को ही आपके मिनरल स्टेट्स या फिर कंट्री स्टेट्स बोला जाता था. टाउन होम्स इनके हुआ करते थे, जिसको आप मैनर बोल सकते हो, जो इनके बड़े बड़े हाउसेस हुआ करते थे. उसी के साथ में इनकी लैंड्स हुआ करती थी, एग्रीकल्चर लैंड्स, कुछ फैक्ट्रीज हुआ करती थी, इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उन्हीं मिनरल स्टेट्स में इन लॉर्ड्स की. अब ज्यादातर जो ये एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी ये फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया करती थी बोलने के लिए, राइट. नाउ जस्ट कम ऑन टू द लोअर क्लासेस. लोअर क्लासेस मेजॉरिटी में थी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में तो आपको याद होगा कि केवल लगभग 3% जो पॉपुलेशन थी दैट वाज फ्रॉम द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी कैटेगरी.
बाकी के आपके जो 97% पॉपुलेशन थी दैट वाज फ्रॉम द थर्ड स्टेट और वी कैन से फ्रॉम द लोअर क्लासेस. सो वी कैन से दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर द पीजेंट्री, मोस्ट वर लैंडलेस एंड वर्कड एज द सर्फ्स. तो सर्फडोम सिस्टम के बारे में भी आपने सुना होगा नाइन्थ क्लास में. अगेन अगेन आई एम सेइंग नाइन्थ क्लास, तो आपको बहुत अच्छे से रीड करना था वो चैप्टर. नहीं भी किया तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो उसको उठा करके, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा वो चैप्टर आपको इस चैप्टर को समझने के लिए. तो आप देखोगे कि बेसिकली ज्यादातर जो पीजेंट्स थे उनके पास में लैंड्स नहीं थी. वो सर्व्स की तरह यानी कि स्लेव्स की तरह काम किया करते थे अपने लॉर्ड्स की लैंड्स के ऊपर. और जिन पीजेंट्स के पास में लैंड्स भी हुआ करती थी उनके लिए भी कुछ फिक्स टाइम पीरियड हुआ करता था. दैट इज नॉट रिटन इन योर 9th क्लास बुक एज वेल. बट हाँ, अगर आप 11th क्लास में हिस्ट्री लोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे कि आपके जो पीजेंट्स हुआ करते थे जिनके पास में खुद की भी लैंड्स हुआ करती थी उनके लिए भी कुछ डेज फिक्स थे. लाइक इन वीक दे हैव टू वर्क ऑन देयर लॉर्ड्स लैंड फॉर 3 days. सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम वाज देयर. तो ये था आपका यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, कैसे डिवाइडेड थी यूरोपियन सोसाइटी. अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा है कि कुछ जो सोसाइटी में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस उनके पास में है, बड़े बड़े लैंड एरियाज हैं. वो क्या कर रहे हैं, जो फ्यूडल सिस्टम उसको फॉलो कर रहे हैं, जहां पर कुछ लोग एज अ लॉर्ड काम कर रहे हैं या फिर एज अ लॉर्ड एक्ट कर रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो उनके लिए स्लेव्स की तरह या फिर वी कैन से एज अ लेबर की तरह काम कर रहे हैं. क्योंकि लेबर की तरह हम बोलेंगे कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे जिनके पास में लैंड्स हुआ करती थी वो काम किया करते थे इन नोबल क्लासेस के लिए. और बाकी आपके जो सर्व्स हुआ करते थे या फिर स्लेव्स, ये लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे जिनको ना तो कोई पैसा मिलता था, बस उनकी जो भी डेली नीड्स थी उनको फुलफिल किया जाता था बाय देयर लॉर्ड्स. सो दैट वाज द सिस्टम. अब यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि जो सोसाइटी थी उसमें कोई भी वी कैन से इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है. क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ के पास में कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं है. एंड दैट वाज द रीजन वी कैन से कि यही एक बेस बना किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का. और उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया दिया बाकी यूरोपियन सोसाइटीज को भी कि कैसे आप अपने कंट्रीज को भी फ्री कर सकते हो इन प्रिविलेज्ड क्लासेस के कंट्रोल से. so that we will see कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म. तो आप यहाँ पर देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म का आइडिया कैसे दिया पूरी सोसाइटी को. सॉरी मेरी स्लाइड आगे चली गई थी. सो लुक हियर, या दिस इज द स्लाइड. सो दिस वी हैव टू डिस्कस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया कैसे दिया नेशन स्टेट्स का टू होल्ड दी यूरोप. तो नेशन स्टेट्स का आइडिया कैसे दिया, देखो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर हुई थी कब, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 1789 में. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई उस टाइम से पहले वहां पर क्या था, लुई 16 का रूल था. तो जो आपकी बर्बन डायनेस्टी थी उसमें जो लुई 16 था, उसका जो रूलर था लुई 16, वो वहां पर रूल कर रहा था. उससे पहले भी उनके बेसिकली वी कैन से डायनेस्टिक रूलिंग सिस्टम ही था. तो पूरी लुई जो फैमिली थी वो रूल करती आई है अब तक. लेकिन आप देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड था ना, हालांकि उसके कुछ रीजंस भी थे. लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि लोगों को माइंडसेट यहाँ पर चेंज हो रहा था. उनको लग रहा था दैट व्हाई टू लिव इन द डोमिनेशन ऑफ समवन, है ना. और जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया सोसाइटी को. तो जब न्यू न्यू बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई, लोगों ने अपने आइडियाज को पब्लिश करना शुरू किया, उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया, डिबेट्स शुरू हुई कि क्या ये सिस्टम पूरा सही है. सो लोगों के दिमाग में भी कुछ चीजें आई कि हाँ कुछ तो चेंजेस आने चाहिए. एज एन इंडिविजुअल वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो दैट्स वाई आप देखोगे यहाँ पर कि वही जो एक फीलिंग थी दैट बिकेम द रीजन कि ये जो रेवोल्यूशंस थी ये अकर हुई नॉट ओनली इन फ्रांस बट इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल. और उसकी वजह से बेसिकली ये जो आज आप देख रहे हो जो कंट्रीज फ्री हैं, सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट फीलिंग और दैट रेवोल्यूशन और दैट एक्ट ऑफ द पीपल. Okay, so look here, as I told you कि before 1789 France was a full-fledged territorial state under the rule of a monarch. Monarch का नाम आपको पता ही है, Louis 16. So political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ इवन, और उसको फॉलो किया गया इन प्लेस
ऑफ द मोनार्क के डोमिनेशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर गवर्नमेंट बनी और उसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, शिफ्ट ऑफ पावर देख रहे हो। शिफ्ट ऑफ पावर कैसे, कि यहाँ पर जो ट्रांसफर है किससे, मोनार्की से ट्रांसफर हो जाता है पावर्स का, किसको, फ्रेंच सिटीजन्स को। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद आप देखोगे वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल। वो तो ठीक है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू फ्रांस को फ्री करवाया मोनार्की के रूल से, लेकिन अब वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में हुआ करते थे, उनको एज अ एक एक कॉमन सिटीजन्स की तरह कैसे फील करवाया जाए, उनको कैसे बताया जाए दैट फ्रांस इज योर नेशन एंड यू ऑल बिलोंग टू दिस। तो इसलिए वो जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, जो हमने अभी पढ़ा ना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी कि हाँ आप इसी के ही सिटीजन हो, तो वो फीलिंग को कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए बहुत सारी चीजें की गई, आप देखोगे। सो क्या किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। हाँ ये भी है कि आप देखोगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या किया गया लोगों को वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को फील कराने के लिए कि आप सब एक ही नेशन स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके लिए बहुत सारी चीजें की गई जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि ये ही नहीं किया गया कि फ्रांस को फ्री करवाया गया मोनार्की सिस्टम से, बट हाँ ये भी डिसाइड किया गया, यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया। आपको पता है कि 1789 के बाद में जब फ्रांस में मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ था, तो नेपोलियन आए थे, तो नेपोलियन ने रूल करना यहाँ पर स्टार्ट किया था। सो नेपोलियन ने डिक्लेयर किया कि बेसिकली हमारा मिशन केवल फ्रांस को फ्री करवाना नहीं है, हम पूरे यूरोप को ये जो डेस्पोटिक पावर्स हैं, ये जो रूलिंग सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, इससे फ्री करवाएंगे। सो इसके लिए क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज में आप देखोगे अलग अलग एरियाज में जेकोबिन क्लब्स को फॉर्म किया गया, स्टैब्लिश किया गया, जिसमें आप देखोगे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो यंग जनरेशन थी और जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थी, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। सो इट ऑल्सो पावर रेवोल्यूशन इन ऑल यूरोप। तो इसके थ्रू आप देखोगे कि ये जो क्लब्स वगैरह स्टैब्लिश किए गए, इन्होंने क्या किया, इस रेवोल्यूशन को फर्दर कंटिन्यू किया यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी, फ्रांस को फ्री करवाने के बाद में। अब देखो, द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, कि ये तो ठीक है फ्रांस को फ्री करवा लिया गया, लेकिन अब लोगों को कैसे फील कराया जाए कि भाई आप इसी फ्रांस के लोग हो, आप एज अ कलेक्टिव फैमिली मेंबर्स हो, आपका जो फ्रांस है वो एक फैमिली की तरह और आप उसके मेंबर्स हो, तो वह कैसे फील करवाया जाए। तो उसके लिए काफी सारे मेजर्स लिए गए, दैट यू विल सी इन द फर्स्ट पॉइंट, दैट आइडिया ऑफ ला पेट्री एंड ली सिटियोन वर एम्फेसाइज्ड। अब जैसे हम क्या है, भारत को क्या बोलते हैं, अपनी माता बोलते हैं। तो ऐसे नहीं कि भारत एक बेसिकली माता है, बट हाँ हमने एक फीमेल एलेगरी की तरह उसको कंसीडर किया और हम उसको एज अ माता कंसीडर करते हैं। तो दैट इज अ लव टूवर्ड्स आवर नेशन। तो दैट इज द थिंग कि जब लोग क्या बोलते हैं कि ये केवल हम ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो इंडिया को क्या कहेंगे, भारत माता। सो दैट इज द थिंग कि इस तरह से वो अपने आप को कलेक्टिव फील करते हैं, दैट वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ भारत माता। सेम आइडिया वाज डेवलप्ड इन, आप देखोगे कि यूरोप में भी ऐसे आइडियाज को डेवलप किया गया। तो फ्रांस में क्या किया गया, ला पेट्री का जो आइडिया था वो दिया गया, यानी कि फ्रांस हमारी फादरलैंड और हम सब इसी के पार्ट है। उसके अलावा ले सिटियोन का आइडिया डेवलप किया गया, उस पर एम्फेसाइज किया गया कि आप सब इस फादरलैंड के सिटीजन्स हो। सो ये किया गया। सेकेंड पॉइंट आप देखोगे, अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजन्स इंजॉइंग इक्वल राइट्स। उसके अलावा पहले क्या था, अलग अलग रूलर्स, अलग अलग रूल्स, राइट। तो उसमें क्या था कि लोग अपने आप को एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी की तरफ फील नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और सबको इक्वल राइट्स दिए गए, जो एक पर्सन को दिए गए वही दूसरे पार्ट में दूसरे पर्सन को भी दिए गए। तो सेम राइट्स दिए गए, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को कलेक्टिव समझना शुरू किया कि हाँ इसके पास भी वही राइट्स है जो मेरे पास है। पहले क्या था, प्रिविलेजेस कुछ लोगों को दिए गए थे, कुछ को नहीं दिए गए थे, लेकिन अब तो सबके पास में इक्वल राइट्स है। सो दैट इज द थिंग कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया गया, लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए, जिससे लोगों ने अपने आप को एज अ फैमिली मेंबर्स और वी कैन से एज अ सिटीजन मानना शुरू किया। फैमिली का मतलब मेरा यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से नहीं, बल्कि फ्रांस को वी आर कंसीडरिंग एज अ फैमिली।
थर्ड पॉइंट आप देखोगे, अडॉप्टेड ट्राई कलर एज न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड्स, द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड by the body of active citizens and renamed as the National Assembly. So ये भी आप नाइन्थ में पढ़कर आए हो कि जब फ्रांस को क्या क्या किया गया, फ्री करवाया गया, तो लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देने के लिए एक नया फ्लैग बेसिकली अडॉप्ट किया गया, जो एक ट्राई कलर फ्लैग था. इवन यू कैन सी हियर इन द स्लाइड ऑल्सो, स्लाइड में भी मैंने लगाए हुए दोनों फ्लैग्स, तो आप देखोगे कि एक नए फ्लैग के साथ उसको रिप्लेस कर दिया गया. और क्या किया गया, जो स्टेट जनरल था, आपको पता होगा स्टेट जनरल जब असेंबली हुई थी तो थर्ड स्टेट ने वहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी, ओथ की ली थी बेसिकली टेनिस कोर्ट पे. तो उससे अगर आपको थोड़ा याद आएगा कि जो स्टेट जनरल असेंबली थी उसको अब रीनेम कर दिया गया किससे, नेशनल असेंबली से. तो नेशनल असेंबली को मींस स्टेट जनरल असेंबली को रीनेम किया गया. और एक्टिव सिटीजन्स की जो एक बॉडी थी, एक्टिव सिटीजन्स में भी आपको याद होगा कि कौन लोग थे, जो 25 ईयर्स से अबव थे और जो लगभग 3 दिन की वेजेस के इक्वल टैक्सेस पे किया करते थे, तो उनको एक्टिव सिटीजन्स में रखा गया था. उन्होंने इलेक्ट किया था इस बॉडी को, जिसको स्टेट जनरल की जगह अब नाम दिया गया नेशनल असेंबली. उसके अलावा क्या किया गया, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कमोमोरेटेड और रिमेम्बर्ड इन द नेम ऑफ नेशन. तो न्यू हिम्स कंपोज की गई, जैसे अभी आप देखोगे, जैसे भी हम कि आप पेट्रियोटिक सॉन्ग्स को गाते हो तो उस टाइम पर भी आप फील करते हो कि अच्छा ये हमारी कंट्री के लिए. सो दैट इज द थिंग कि जिन सब चीजों से आप एक नेशनलिज्म की फीलिंग को फील करते हो. सो इन द सेम वे फ्रांस में भी वैसा ही किया गया, न्यू हिम्स को कंपोज किया गया, ओथ्स ली गई, जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको क्या किया गया, रिमेम्बर किया गया इन द नेम ऑफ द नेशन. उसके अलावा पहले जो वेगिंग सिस्टम्स क्या थे, डिफरेंट थे अलग अलग प्लेसेस में, उन सबको यूनिफॉर्म कर दिया गया. और इससे लोगों को क्या हुआ, इजी भी हुआ कि अब ठीक है हर जगह पर एक ही जैसा सिस्टम होगा वेगिंग का या फिर मेजरमेंट का. और लोगों ने क्या किया, कलेक्टिव भी फील किया अपने आप को. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्मलाइज्ड. पहले क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, अलग अलग एरियाज अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में थे, उनके अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स थे उन्होंने वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया था अलग अलग प्लेसेस पर. लेकिन अब क्या था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्म किया गया और उसके थ्रू क्या किया गया, यूनिफॉर्म लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया. उसके अलावा आप देखोगे कि फ्रेंच स्पोकन इन पेरिस, जो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी जो पेरिस में बोली जाती थी और लिखी जाती थी, वो नेशनल लैंग्वेज बनाई गई और जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया, ताकि लोग अपने आप को एक कलेक्टिव सिटीजन की तरह फील कर सके. इमेजिनरी फीमेल एलेगरीज वर यूज्ड टू शो द यूनाइटेड नेशन सच एज मैरियाना एंड जर्मेनिया. तो कुछ फीमेल एलेगरीज को, एज आई टोल्ड यू कि भारत माता एक फीमेल एलेगरी है ना, तो उनको हम भारत माता की एक फॉर्म में देखते हैं. तो वैसे ही नेशन स्टेट्स को यानी कि वी कैन से नेशन स्टेट्स का आइडिया देने के लिए या फिर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए कुछ इमेजिनरी फीमेल एलेगरीज को यूज किया गया, जैसे कि मेरियाना और जर्मेनिया. आगे आप देखो कि नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804. तो ये जो सिविल कोड था नेपोलियन का, इसको 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ये तो था बेसिकली जो हमने लास्ट स्लाइड में किया कि नेशन स्टेट्स का आइडिया कैसे डेवलप हुआ, लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में कैसे फील करवाया गया कि आप सब एक ही नेशन स्टेट से बिलोंग करते हो. लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, ये जो नया सिस्टम था, ये केवल फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि नेपोलियन ने इसको बाकी जो एरियाज थे यूरोप में वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया. जैसे कि आप देखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दैट व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, या फिर कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि सिविल व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804. तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं 1804 का कौन सा कोड है, हमने तो नेपोलियनिक कोड पढ़ा है. तो अगर दोनों में से कोई भी आता है आपको सेम ही लिखना है, दोनों एक ही है, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू. एंड अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि प्लीज कीप योर बुक्स विद यू जब भी आप पढ़ रहे हो, ताकि आप जो मेन चीजें उनको अंडरलाइन कर सको. अभी तो आप देखोगे कि ठीक है पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप शाम को भी उठा करके देखोगे ना तो 50% चीजें आप भूल चुके होगे.
अगर आप बुक में साथ के साथ अंडरलाइन करते जाओगे तो जब भी आप बुक खोलोगे आपको वही चीजें दोबारा से क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि प्लीज अपनी बुक्स को अपने पास रखिए जब भी आप पढ़ रहे हो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हो वो आप नोट कर सके. और ये जो पॉइंट्स है ना उनको भी आप पॉइंट्स की तरह मार्क कर सकते हैं अपनी बुक्स में, क्योंकि इट विल बी गुड इन द एग्जाम अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो अपने आंसर्स को. तो लेट्स सी एंड डिस्कस अबाउट द नेपोलियनिक कोड. नेपोलियनिक कोड में क्या किया गया? सबसे पहले privileges which were based on the birth abolished and equality before law was established. So that we have already discussed कि क्या privileges दिए हुए थे जो भी aristocratic classes थी उनको. तो वो basically taxation rights को enjoy किया करते थे, taxes collect किया करते थे peasantry से, और services भी enjoy किया करते थे peasantry की और serfs की basically. तो वो सारे जो privileges थे जो birth के साथ ही aristocratic classes को मिल जाते थे उन सबको एबॉलिश कर दिया गया और सबको एक जैसा बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें वो जो इक्वालिटी थी वो सबको दी गई. उसके अलावा आप देखोगे सेकेंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड. तो फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि जहां पर जो लॉर्ड्स थे वो बड़ी बड़ी लैंड एरियाज को ओन किया करते थे, उनके लिए पीजेंट्स या फिर सर्व्स काम किया करते थे, उनके पास में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था, जो भी सर्व्स थे या फिर पीजेंट्री ग्रुप्स हुआ करते थे. लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया और जो फ्यूडल सिस्टम था जहां पर लॉर्ड्स प्रिविलेजेस एंजॉय किया करते थे, बड़े बड़े स्टेट्स को बेसिकली ऑक्यूपाई किया करते थे, उस फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया और उन स्टेट्स में बेसिकली पीजेंट्स और सर्व्स उनके लिए काम किया करते थे. तो जो फ्यूडल सिस्टम था ये एक लॉर्ड और वेजल्स का सिस्टम था जहां पर कुछ लॉर्ड्स बेसिकली बिल्कुल गॉड लाइक हुआ करते थे कि सब आपकी सेवा कर रहे हैं. एंड यहाँ पर आप देखोगे कि बाकी के जो पीजेंट्री या फिर सर्व्स हुआ करते थे वो क्या थे, केवल उनको अपनी सर्विसेज देते थे विदाउट एनी मनी. तो दैट सिस्टम वाज एबॉलिश्ड. सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड. एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को कैसे सिंप्लीफाइड किया गया? पहले क्या था, एज आई टोल्ड यू इवन इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में था और उन अलग अलग रूलर्स के अपने अपने लॉज हुआ करते थे जिनको वो अपने अपने किंगडम्स में या फिर वी कैन से टेरिटरीज में इंट्रोड्यूस किया करते थे. लेकिन यहाँ पर उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाइड कर दिया गया. अलग अलग लोगों के कंट्रोल में हुआ करते थे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन मींस अलग अलग एरियाज. जैसे अब आपने इंडिया का भी जो पुराना सिस्टम देखा होगा ना, जहां पर क्या हुआ करता था कि रूलर्स तो रूल किया करते थे लेकिन उसके साथ में रूलर्स के साथ साथ में कुछ और भी लोग हुआ करते थे, जैसे जमींदार एंड ऑल. उनका काम क्या हुआ करता था, टैक्सेस कलेक्ट करना विलेजेस में जा करके. सो वैसे यहाँ पर भी हुआ करता था यूरोपियन सोसाइटी में कि रूलर्स रूल कर रहे होते थे, उनके लिए कुछ लॉर्ड्स काम कर रहे होते थे जो क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे जाकर के पीजेंट से. तो उन सबको खत्म कर दिया गया. ये जो मिनोरल ड्यूज थे बेसिकली, मिनोरल ड्यूज यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम के थ्रू जो भी ड्यूज लोगों के पास हो गए थे उन सबको खत्म कर दिया गया और सर्फडॉम सिस्टम भी खत्म कर दिया गया. सर्फडॉम सिस्टम जिसमें कुछ जो स्लेव्स हैं वो अपने लॉर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं. पीजेंट्स को भी फ्रीडम दे दी गई, उनकी लैंड्स पर उनको राइट्स दे दिए गए. सो दैट वाज डन. उसके अलावा यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो यूनिफॉर्म लॉज हर एक एरियाज में एक ही जैसे लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया. जो वेट्स और मेजरमेंट सिस्टम था उसको स्टैंडर्डाइज यानी कि एक जैसा कर दिया गया ताकि हर जगह पर एक ही जैसा वेगिंग और मेजरमेंट सिस्टम हो. पहले क्या हुआ करता था कि कहीं पर कुछ बेसिकली तरह से चीजों को यूनिट्स अलग अलग हुआ करती थी मेजरमेंट्स की. जैसे एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पर आपका एल का. एल क्या था, एक क्लॉथ को मेजरमेंट करने की बेसिकली एक यूनिट हुआ करती थी. तो कहीं पर 56 सेंटीमीटर उसको बोला जाता था, एक एल बेसिकली 56 सेंटीमीटर के बराबर हुआ करता था. कहीं पर वो 55 सेंटीमीटर के बराबर एक एल हुआ करता था, कहीं पर 48. सो दैट वाज बेसिकली वी कैन से कि यूनिफॉर्म नहीं था ये वेगिंग सिस्टम या फिर मेजरमेंट सिस्टम. तो अब क्या किया गया कि हर जगह पर एक ही जैसा वेगिंग सिस्टम और मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. उसके अलावा कॉमन नेशनल करेंसी वाज अडॉप्टेड. पहले क्या थी, अलग अलग करेंसीज इंट्रोड्यूस की गई थी बाय
डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स, लेकिन अब कॉमन नेशनल करेंसी को अडॉप्ट किया गया एंड इट वाज इजी बेसिकली फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस ऑल्सो एंड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, कि अब आपके पास में एक ही करेंसी है। अगर अलग अलग करेंसीज होंगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते थे, लेकिन अब एक ही नेशनल करेंसी हुई तो दैट इज द थिंग, हम कह सकते हैं कि ट्रेड को भी इसने प्रमोट किया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स वर रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या थे पहले? गिल्ड क्या होता है बेसिकली? गिल्ड है ग्रुप्स बेसिकली किसके, जो भी मर्चेंट्स आपके होते हैं या फिर ट्रेडर्स हैं वो या एक ही जैसे जो यानी कि एक ही तरह का जो ट्रेड कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गिल्ड, है ना। तो वो जो गिल्ड थी, गिल्ड बनाने की पहले परमिशंस नहीं हुआ करती थी ट्रेडर्स को या फिर मर्चेंट्स को, अब वो रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया ताकि ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करके और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके। सो दैट वाज डन। ये जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थी इनको भी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए रिमूव किया गया और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। उसके अलावा आप देखोगे पीजेंट्स, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन एंड आर्टिशंस enjoyed a newfound freedom, तो that we have already seen कि पीजेंट्स फ्री थे, वर्कर्स को भी उनके काम करने के पैसे मिलते थे, न्यू बिजनेसमैन थे तो उनको भी ट्रेड में ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है तो ओब्वियसली उनको फायदा होगा। आर्टिशंस जो थे उनको भी क्या किया गया, इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा और उनको भी क्या किया गया, अब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि संरक्षण मिलना शुरू हुआ, पेट्रोन किया गया आर्टिशंस को भी। तो वी कैन से कि एक नई फ्रीडम थी जो ये सभी ग्रुप सोसाइटी में इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। सो आर्ट को पेट्रोनाइज किया गया, न्यू जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी ये जो नए गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दिए गए, ट्रेड को प्रमोट किया गया तो उनके लिए भी बेनिफिट्स हुए। वर्कर्स को भी अब क्या मिला, बेसिकली इंपॉर्टेंस दी गई, उनको वेजेस मिलने लगी। पीजेंट्स को भी काफी सारी फ्रीडम्स अब यहाँ पर मिल चुकी थी। तो दैट इज द थिंग, आप देखोगे नेपोलियनिक कोड का ये सब पार्ट था और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे चांसेस रहते हैं नेपोलियनिक कोड के पेपर में आने के। अब देखो, ठीक है, वो तो हमने पढ़ा कि 1804 क्या था, 4 कोड क्या था या फिर नेपोलियनिक कोड क्या था। अब आपको लगा होगा वाओ नेपोलियन वाज अ हीरो, है ना, उसने तो इतने सारे चेंजेस किए हैं, यूरोप को एकदम एक नया बना दिया उसने। इतने सारे चेंजेस के साथ में लोग तो बेचारे क्या थे, परेशान थे, तो उसने क्या दिया, एक लोगों को न्यू होप दिया। तो दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि नेपोलियन का मोटिव ये नहीं था कि केवल फ्रांस को फ्री करवाया जाए, वहां से मोनार्की सिस्टम को खत्म किया जाए, बल्कि उसने यूरोप के बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में भी ऐसा ही किया, फ्रेंच आर्मीज की हेल्प से, कि उसने दूसरे एरियाज को फ्री करवाया, मोनार्की सिस्टम को खत्म करवाया और वहां पर ये जितने भी आपने कोड्स, नेपोलियनिक कोड का जो भी आपने देखा कि जो भी उसने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए वो उसने हर एक एरिया में किए थे। लेकिन उसके बाद भी आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि नेपोलियन के इतने सारे चेंजेस के बाद भी लोग अब ये फील करने लगे थे कहीं ना कहीं कि नेपोलियन ने बहुत सारी अच्छी चीजें तो की हैं, लेकिन उसने हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। सो क्यों ऐसा हुआ, लेट्स सी हियर। सो इनिशियली इन मेनी प्लेसेस लाइक हॉलैंड आप देखोगे, स्विट्जरलैंड में आप देखोगे, उसके अलावा कुछ जैसे सिटीज है, ब्रुसेल्स आपका हो गया, मेन्स हो गया, मिलान हो गया, वॉर्सो हो गया, तो इन सबको क्या करवाया, फ्री करवाया था नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मीज की हेल्प से। पहले पहले तो लोगों ने क्या किया, नेपोलियन को वेलकम किया कि हाँ भाई आ जाओ, आप हमें फ्री करवाओ, ठीक है, हम भी बेसिकली जो मोनार्की सिस्टम है से फ्री होना चाहते हैं। तो उसको एज ए हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी देखा गया, यानी कि एक देवदूत देखा गया कि ये तो क्या करने वाला है, लिबर्टी को लेकर के आएगा अपने साथ में हमारे एरियाज में और हमें मोनार्की सिस्टम से फ्री करवाएगा। सो दैट वाज गुड। इनिशियली ऐसा ही हुआ, स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ कि उसको वेलकम किया गया, लोगों ने बुलाया कि प्लीज आओ और हमें फ्री करवाओ इस मोनार्की सिस्टम से। लेकिन बाय द टाइम आप देखोगे कि ये जो एंथुजियाज्म था लोगों का कि आने का, फ्री करवाने का, नेपोलियन को वेलकम करने का, ये धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में टर्न होता चला गया। इसके रीजंस क्या थे वो भी हम पढ़ेंगे अभी कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो नेपोलियन कहाँ से था, उसने बेसिकली उसका जो मोटिव था वो था फ्रांस को फ्री करवाना पहले। लेकिन जब फ्रांस को फ्री करवाया उसने, फिर उसने डिक्लेयर किया कि भाई मैं यूरोप के बाकी पार्ट्स को भी फ्री करवाऊंगा। लेकिन ये क्या था,
ये जो फ्रेंच आर्मीज की हेल्प से कर रहा था, तो जितने भी एरियाज थे जिनको वो फ्री करवा रहा था, वो एक तरह से इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में जा रहे थे, है ना। सो यहाँ पर फ्रांस का एक्सपेंशन हो रहा था। फ्रांस का जब एक्सपेंशन हुआ तो बाकी के जो एरियाज हैं उन्होंने बाय द टाइम फील करना शुरू किया कि आप धीरे धीरे अपनी जो कंट्रीज हैं उनके आइडेंटिटी खोते जा रहे हो, और आप इनडायरेक्टली जा रहे हो किसके कंट्रोल में, फ्रांस के कंट्रोल में। सो दैट इज द रीजन कि आप देखोगे कि ये जो इनिशियल एंथुजियाज्म था लोगों का, वो अब हॉस्टिलिटी में टर्न होने लगा। So, as you will see, as it becomes clear that the new administrative arrangements did not go hand to hand with political freedom, तो इस तरह से लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि आप फ्रांस के कंट्रोल में जाते जा रहे हो तो आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो रही है। आप जो एज अ सिटीजन आप अपनी कंट्रीज में राइट्स को एंजॉय कर सकते हो, वो किसी भी बाकी कंट्री के कंट्रोल में आप नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन कि लोगों ने अब जो नेपोलियन थे उनको वेलकम करना बंद किया और कहा कि भाई अब हमें बख्श दो आप, अब क्या करो आप, हमें फ्रीडम नहीं चाहिए। सो देखो यहाँ पर उसके अलावा कुछ और भी रीजंस थे, जैसे कि हॉस्टिलिटी की नेपोलियन की, और वही हम कह सकते हैं कि इसीलिए लोगों ने फील किया कि अब वो अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम खो रहे हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, अब नेपोलियन ने फ्री तो करवाया इन एरियाज को, लेकिन वहां पर टैक्सेस को भी तो बढ़ा दिया कि आपको हमने फ्री करवाया, ऑब्वियसली आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो वहां पर जितने भी टैक्सेशन, क्योंकि इनडायरेक्टली वो गया किसके कंट्रोल में, फ्रांस के कंट्रोल में, तो वहां पर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। सेंसरशिप इम्पोज कर दिया, वहां पर लोगों को, मीडिया को फ्रीडम नहीं थी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की। सो दैट वाज द थिंग कि सेंसरशिप को भी उसने इम्पोज किया। एंड द थर्ड एंड द मेन पार्ट इज कि फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। तो फ्रांस ने फ्री करवाया बाकी एरियाज को, लेकिन यूरोप के इतने सारे एरियाज को फ्री करवाना है, अब इतने सारे फ्रेंच सोल्जर्स कहाँ से आएंगे। तो इसलिए फोर्सफुली क्या किया गया, बाकी एरियाज से भी फ्रेंच आर्मीज में लोगों को रिक्रूट किया गया। तो बाकी के जो एरियाज के लोग थे उनको लगा कि आप लड़ किसके लिए हो, फ्रेंच आर्मी की साइड से आप दूसरे एरिया को फ्री करवाने के लिए लड़ रहे हो। आपकी कंट्री की आइडेंटिटी तो कहीं भी नहीं है, आपको ना तो फ्री करवाना है, ना तो वो आपको फ्री करवा रहे हैं, या फिर आप फ्री हो चुके हो, तो आपको फ्रेंच आर्मीज में जाके दूसरों को क्यों फ्री करवाना। सो दैट इज द थिंग कि ये जो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन था, ये भी एक रीजन था कि नेपोलियन के लिए लोग जो थे वो होस्टाइल हो गए थे। तो आप देखोगे ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जितने भी रीजंस थे कि नेपोलियन को अब लोग उतना अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे थे, या फिर एज अ हार्बिंगर नहीं मान रहे थे जैसे पहले वो मान रहे थे, ये था कि अब लोगों को एडवांटेजेस से ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा खत्म होती दिखाई दे रही थी। सो दैट इज द थिंग कि अब लोग उसके टूवर्ड्स हॉस्टाइल होते चले गए। सो दैट वाज द पार्ट बेटा फॉर टुडे। In the next classes we will discuss about the making of nationalism in Europe, दैट वी विल डिस्कस कि कैसे नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप में। तो आई होप कि आपको ये जो भी टॉपिक्स हमने आज कवर किए वो समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। अगर आए हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे जो भी इसके पार्ट्स आएंगे चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के भी जो पार्ट आएंगे वो आप पढ़ सको, सुन सको। एंड अगेन आई विल आस्क यू कि प्लीज अंडरलाइन ऑल द पॉइंट्स इन योर बुक, या फिर आप जो भी क्वेश्चंस आंसर्स या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वहां पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपना द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक। थैंक यू सो मच।